देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी किशोरों की है। इसे एडोलेसेंस पीरियड भी कहा जाता है। जी हां, 12 से 19 वर्ष उम्र का एक ऐसा दौर होता है जब हर रंग अच्छे और हर संग सच्चे लगते हैं। बड़ी कमाल की होती है किशोरावस्था। आमतौर पर इस उम्र में बच्चे को ये मालूम नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ऐसी स्थिति में न केवल वे भटक सकते हैं बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी प्रभावित हो सकते हैं और होते भी हैं। अगर दुर्घटनाओं की बात छोड़ दे तो अधिकतर बच्चों में होने वाला संक्रमण ही उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। इसी तरह तनाव भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो आगे चलकर युवाओं को आत्महत्या की ओर प्रेरित कर सकती है। और अगर बात करें कुपोषण की तो इसी उम्र में न केवल कुपोषण जैसी समस्या सामने आती है बल्कि लड़कियों को यंग एज में पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, वजन का बढ़ना या फिर पेट, छाती और चेहरे पर बाल उगने जैसी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसे मेडिकल की भाषा में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। चिंता की बात यह है कि अब ऐसी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। इसी तरह अनीमिया एक बड़ी समस्या है। हालांकि किशोर बालिकाओं का अच्छा स्वास्थ्य रहे इसके लिए कई योजनाएं भी काम कर रही हैं। बेहतर पोषण के लिए मोटे अनाज के सेवन के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। आज हम बहुत विस्तार से किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उम्र के इस पड़ाव में कौन सा इन्फेक्शन उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसका उपचार क्या है। तो आज हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा किशोरों में स्वास्थ्य की चुनौतियां, जागरूकता और उपचार। अगर आप किशोरों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस पर कोई पैसा नहीं लगना है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। बहरहाल इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 बड़े विशेषज्ञ। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में 2 एक्सपर्ट एम्स दिल्ली और एक एम्स जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए आपका परिचय करा देते हैं। आप हैं डॉक्टर राजेश कुमारी। आप एम्स दिल्ली में स्त्री रोग विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर किशोरियों में होने वाली जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उन पर प्रकाश डालेंगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश आपका इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त दिल्ली एम्स में मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर हैं, जिनसे हम समझेंगे कि उम्र के इस पड़ाव में बच्चों के प्रति अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए। डॉक्टर सागर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से स्काइप पर जुड़ी हैं जनरल मेडिसिन की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर तरनप्रीत कौर, जो खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले टीनएजर्स में होने वाले इन्फेक्शन के बचाव के बारे में हमें बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि टीनएजर्स में हार्मोनल बदलाव के दौरान कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है।
और जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं, उनमें खासतौर पे जैसे कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर राजेश कुमारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बातचीत करेंगे इस बारे में कि किशोरों को किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये है बचपन यानी बाल्यावस्था, एक ऐसी अवस्था जो आने वाले कल का भविष्य होती है। इस अवस्था के तुरंत बाद चुपके से एक ऐसे समय की शुरुआत होती है जिसे न तो आप बचपन कह सकते हैं न जवानी। गुजरता हुआ बचपन, पनपता हुआ यौवन। जी हाँ, यही तो होती है किशोरावस्था। उम्र के इस दहलीज की अपनी ही औकात होती है। इसी दहलीज पर बच्चे की वृद्धि होती है, विकास होता है और पढ़ाई लिखाई के साथ जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले करने का ये समय भी होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति तेजी से बढ़ने लगती है। शरीर की लंबाई और हड्डियों की मजबूती के साथ कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। 13 से 19 वर्ष के बीच हार्मोनल बदलाव के कारण उनका व्यवहार बदलने लगता है, मिजाज बदलने लगता है, भावनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। किशोर इन परिवर्तनों को अनुभव तो करते हैं, पर वे ये नहीं समझ पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये परिवर्तन इतने आकस्मिक और तीव्र होते हैं कि इसी दौरान कई समस्याओं का जन्म हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यौवन आरंभ के प्रकट होने से शरीर की कुछ एक ग्रंथियां एकाएक सक्रिय होने लगती हैं। ये वही समय होता है जब टांगों और भुजाओं की लंबी हड्डियों का विकास तीव्रता से होता है। जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों में विकास तेजी से होता है, वहीं दोनों में कई भौतिक बदलाव भी दिखते हैं। इसी बीच एक ऐसी स्थिति आती है जब बच्चे विवश हो जाते हैं और अपने आयु के समूह के साथ इनमें से कुछ बिना किसी परिणामों को सोचे समझे अनुचित कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ एक सिगरेट, शराब, मादक द्रव्यों का सेवन भी करने लगते हैं। निरंतर हो रहे हार्मोन में बदलाव के कारण जहां मोटापा के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वहीं मानसिक समस्या, तनाव या अवसाद जैसी स्थितियां बच्चे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकती है। आमतौर पर बच्चे अवसाद, चिंता, भावनात्मक और मानसिक बीमारी के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। बता दें, इसी अवस्था में मृत्यु दर और मानसिक रोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन कई बार संचार में कमी या माता पिता के द्वारा समय न दे पाना भी समस्या का एक कारण बन सकता है। गौरतलब है कि किशोरावस्था उस दूध के उफान की तरह होता है जिसे सतर्कता बरतकर न केवल रोका जा सकता है, बल्कि दूध को गिरने के बजाय स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। माँ, जी हाँ माँ, चूंकि बच्चों की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सहयोग दें और खासतौर पर बच्चियों को शारीरिक बदलाव के प्रति सजग, सतर्क और सहज बनाने की कोशिश करें। किशोरों को भी चाहिए कि सुबह उठने की आदत डालें, नियमित ध्यान, योग और व्यायाम के साथ शारीरिक तौर पर क्रियाशील रहें। तभी तो एक स्वस्थ जीवन के साथ आज के बच्चे कल स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो ये थी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट जिसमें आपने जाना कि किस तरह से जो किशोर वह जो बच्चे बच्चियां हैं उनके प्रति सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। तो बातचीत को यहाँ पर आइए शुरू करते हैं और उनसे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं किस तरह की हो सकती हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर राजेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी और जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि हमारे देश में सबसे बड़ी जो आबादी है दुनिया की, अगर किशोर व बच्चों की बात करें तो इनकी है। तो ऐसे में एक स्वस्थ समाज के लिए जाहिर तौर पर इनका स्वस्थ रहना बेहद ही जरूरी है। तो ऐसे समय में जब उनमें बहुत तरह के बदलाव आ रहे होते हैं शारीरिक तौर पर और इसका असर मानसिक तौर पर भी हम देखते हैं, तो स्वास्थ्य से इसका किस तरह से जुड़ाव है, आपसे समझना चाहेंगे।
मोनालिसा जी, आपने बहुत ही सही सवाल किया है। जो शरीर में बदलाव होते हैं 10 से 12 साल की उम्र में शुरुआत हो जाती है। जी जी। तो उन बदलाव के बारे में, जो एक बच्चा है 10 से 12 साल का बच्चा है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसको उसके बारे में माँ बाप का एक रोल होता है कि वो उनको बताएं, पेरेंट्स, जी, कि ये जी। नॉर्मल है। साथ के साथ इस एज में अगर लड़कियों के बारे में बात करें तो उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, जो कि प्यूबर्टल एज होती है, उनके बिल्कुल। पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो उनको ये समझाना कि ये जो पीरियड स्टार्ट हुए हैं ये आपके नॉर्मल चीज़ है, कोई अलग से नहीं है कि इसके बारे में हम चिंतित होएं। तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। जी। इसके साथ साथ स्कूली जो हमारे स्कूल्स हैं उनके भी कैरिकुलम है जो स्कूल में, उनमें भी हमें स्कूल में भी इनके बारे में शिक्षित करना चाहिए जी। और कहीं ना कहीं उनको इसके बारे में अवगत कराना चाहिए कि शरीर में इस टाइम में बदलाव आएंगे आपके, तो इनको पॉजिटिव रूप में हमें लेके चलना है। जी। ये रोल दोनों का है, माँ बाप का भी और स्कूल में या स्कूली ज्ञान जो हम कहते हैं शिक्षक का, दोनों का रोल है। तो इसे हमें पॉजिटिव रूप में लेना होगा। जी। साथ में इस समय पे डाइट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अब शरीर में जब बदलाव आ रहे हैं, उनकी हाइट ग्रो हो रही है, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, लड़कियों में अब पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो जी, डाइट का बहुत रोल होता है। ठीक। अगर डाइट नहीं ध्यान दी जाएगी यहाँ पे तो एनीमिया एक मुख्य कारण हो सकता है। बिल्कुल। साथ में तो इन तमाम विषयों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आपने इंगित किया कि किस किस तरह की समस्याएं हो सकती है और किस तरह से ये जो शरीर में बदलाव आ रहे होते हैं इनके असर से ये तमाम चीज़ें होती है, लेकिन भावनात्मक रूप में उनमें किस तरह के बदलाव आते हैं, डॉक्टर सागर, अब ये आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब स्वास्थ्य का हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य की परिभाषा में फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ भी इंक्लूडेड होता है। मगर दुर्भाग्यवश हम स्वास्थ्य समस्त कहते हैं तो 90% हमारा ध्यान जो है फिज़िकल हेल्थ पे रहता है। और ये बात ज़रूरी है समझना कि हर जो व्यक्ति, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको इग्नोर किया जाता है, उसके भी कई कारण हैं। और ख़ासकर हम एडोलेसेंट्स की या बच्चों की बात करें, पहले तो ये समझा जाता है कि उनको मानसिक बीमारी या परेशानी नहीं हो सकती है। तो इस बात से तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, या जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि बताना चाहूँगा कि अप टू 20% बच्चों में परेशानी या बीमारी का रूप हो सकता है। और 1 in 5 ये जो कि बहुत बड़ा नंबर है ये होता है, और वो मानसिक बीमारियां हो सकती हैं और कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जिसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो किस किस तरह की मानसिक समस्याएं हो सकती है इस उम्र में, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आके बात करें और धीरे धीरे बताएं किस तरह की समस्या आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ अच्छा भोजन न करना और जो मोबाइल से ज्यादा बातें करना जी ठीक है नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब तक की आपकी बातों से जो हमने जाना, आप ये जानना चाहते हैं कि जो किशोर वय है उनका अच्छा भोजन ना करना, इसके साथ ही मोबाइल पे ज्यादा से ज्यादा टाइम देना, इनसे किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो डॉक्टर राजेश, इस पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। खान पान संबंधित तो हमें जो है एक संतुलित भोजन जिसे कहना चाहूंगी मैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो देखा जाए बच्चे फास्ट फूड जो है या खाना समय पे नहीं खाना है, अवॉइड करना है, तो एक संतुलित भोजन का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इस एज में, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की ग्रोथ हो रही होती है इस टाइम पे। दूसरा, जैसे कि ये मोबाइल के बारे में, मोबाइल पे जितना हम समय देंगे हमारा दिमाग, हमारे जो साइकोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, एग्रेसिवनेस है, नींद नहीं आना है, चिड़चिड़ापन है, क्योंकि हम अपना समय जो और
चीज़ों में व्यतीत करना चाहिए, पढ़ने में या खेलने कूदने में, उसके बजाय हम कहीं और पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जी। तो ये भी एक अवसाद का कारण बन सकता है उनमें। जी जी बिल्कुल। नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तरुणप्रीत, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे देश में जो ख़ास तौर पे ग्रामीण परिवेश के जो टीनेजर्स हैं, उनकी अगर स्थिति की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें उन्हें आ सकती है इस उम्र में, और जिसको लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता आप सबसे ज़्यादा महसूस करती हैं? जी, ग्रामीण इलाके देखा गया है, अगर हम बात करें उनकी डाइट, वहाँ पे अंडर वेट बच्चे नहीं है, मतलब तो उनके साथ वहाँ जो मोटापा वो वाले केसेस, तो इसलिए मोबाइल और खेलना। चलिए डॉक्टर तरुणप्रीत, आपसे और भी विस्तार से बातचीत करेंगे आगे, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर सागर, आप जो मानसिक स्थितियाँ होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अचानक से हम देखते हैं कि टीनेजर्स में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है उनके स्वभाव में, और हम देखते हैं कि ये समय होता है जब माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनकी बात सुने, माने, ताकि उन्हें वो सही गलत बता सके, लेकिन एक तरह से उनके अंदर हम देखते हैं कि एक रिबेलियस एटीट्यूड आ जाता है। तो ये जो बदलाव हम देखते हैं, इसे किस तरह से हैंडल किया जाए? देखिए, सही बात है कि जब एडोलेसेंट फेज़ होता है और उस वक्त बदलाव आता है, और उसके बदलाव के भी कई कारण हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल है, हार्मोनल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, और वो सब होते हैं, और उसी की वजह से हमारे भावनाओं पे उसका भी अफेक्ट होता है जी। अब ये मानना ज़रूरी है कि उसमें कई प्रकार के ऐसे बदलाव हो सकते हैं। एक जो एग्रेशन है, एंगर है, वो होता है। दूसरा जो अभी तक जैसे जो बच्चा होता है यंग एज में, वो डिपेंडेंट होता है फैमिली पे अपनी नीड्स को लेकर, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है, और वो फैमिली के बाहर अपना इंटरेस्ट देखता है, अपने दोस्त बनाता है, उनसे मिलना जुलना करता है, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। ये मान के चलिए आप, हर चीज़ का अपनी इम्पोर्टेंस है कि अभी तक वो घर के दायरे में रहा। एक जो एक स्किल है, जैसे सोशल स्किल हम कहते हैं, वो कैसे सीखेगा जब वो बाहर जाएगा, दोस्त बनाएगा, लोगों से मिलना जुलना करेगा, तो वो जो चेंज आता है। फिर जैसे उसके साथ एंगर हो गया, उसके साथ बाकी जो बिहेवियर है, कई प्रकार की क्यूरियोसिटी उसको होती है कि मुझे ये करना है जो अभी तक नहीं किया उसने। उसी प्रकार से उसको फिर ऐसी चीज़ों में पढ़ने लगता है जहाँ पे और थोड़ा बड़ा होता है कि मैं इसका सेवन कर लूँ, मैं जो गलत है, जो हम मना करते हैं। लेकिन वो है कि क्योंकि क्यूरियोसिटी है, एक इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ में वो जाना की कोशिश करता है, हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें उसको लगता है कि जैसे एक बॉयज़ हैं तो मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं अच्छा लगूं, अपनी उसका ध्यान जो है बॉडी बिल्डिंग, अपने मसल्स और उस पर चला जाता है। तो ये सारे जो बदलाव तो ये जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, इसको किस तरह से संभाला जाए और सही दिशा दी जाए, इसके बारे में आपसे आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैम, हमारे दो सवाल हैं जी। पहला सवाल ये था कि क्या किशोर अवस्था यानी जब बच्चे युवा अवस्था में रहते हैं तब कुपोषित हो सकते हैं या फिर कुपोषण का खतरा रहता है, या फिर बचपन में से ही रहता है? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल मैम ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि बचपन से तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जब युवा अवस्था में आते हैं तो उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, या फिर बचपन से अच्छे खासे तंदुरुस्त रहते हैं लेकिन युवा होते होते वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो इनके क्या कारण रहते हैं? जी बिल्कुल। तो आइए, पहला सवाल आपने कुपोषण से जुड़ा हुआ पूछा है। डॉक्टर राजेश, बताएं कि क्या कुपोषित हो सकते हैं इस उम्र में? इस उम्र में जो ये यौनावस्था होती है या किशोरावस्था जो होती है, इसमें कुपोषण का सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूँगी, अब जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो कारण वो ही है। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब है कि बच्चे खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, 3 मील्स की बात हम हमेशा से करते हैं, पर मील्स में लेना क्या है, खाना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट फूड ले रहे हैं,
उसमें उनको संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अभी हम संतुलित आहार की जब बात करते हैं तो रोटी, सब्जी, दाल, दही, चना, हम सारे सब चीज़ों की बात करेंगे कि एक बच्चे को प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, उतना ही उसकी बॉडी, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है अभी, तो उसको संतुलित आहार की बहुत ज़रूरत है। बट शरीर जो मांग रहा है वो उसका मन नहीं मांग रहा है। जी। बदलाव ये आ रहा है। तो इसमें पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स एज अ फ्रेंड भी बच्चे के साथ रह सकते हैं कि उनको समझाएं कि टाइम पे उनको समझाना, खाना खिलाना बहुत जरूरी है ऐसे। क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे बाहर निकलते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से मिलता है, ठीक, तो उनमें आपस में बातचीत जब करते तो भी ये होता है। दूसरा ये और हेल्दी फूड की जगह जंक फूड की तरफ उनका जो आकर्षण है वो ज्यादा दिखता है। जी, तो वो स्कूल में जो है आजकल देखते हैं कि स्कूल में जो खाना अगर मिल रहा है, कैंटीन वगैरह है, उनमें जैसे जो फूड प्रोवाइड करा जा रहा है उस पे भी ध्यान दिया जा सकता है कि क्या मिल रहा है वहाँ पे, डाइट क्या है प्रॉपर। घर की डाइट का भी ध्यान रखना है और फास्ट फूड को जितना हम अवॉइड कर सकते हैं वो खुद को ही समझना पड़ेगा वो। और ये किसी भी उम्र के लिए ज़रूरी है बहरहाल। तो डॉक्टर सागर यहाँ पे जानना चाहेंगे, जैसे कि उनका अगला सवाल भी था कि मिर्गी के दौरे अचानक से देखते हैं कि वो पड़ने लग जाते हैं, तो इस तरह की कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती है जो बचपन में ना हो लेकिन जो ये टीनेज आते आते इस तरह की समस्याएं आने लग जाएं? नहीं, ये देखिए कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे अभी सवाल किया कि ज़रूरी नहीं है कि शुरू से ही वो प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है एक बार आप किशोरावस्था में आते हैं, प्यूबर्टी के पास होते हैं, तब शुरू होती हैं। तो मृगी का दौरा तो एक प्रकार का है और जहाँ पे दौरे आते हैं और अलग अलग किस्म के दौरे हो सकते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, ये पूरा इसका इलाज है। अगर ऐसा है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसके बारे में जो दवाइयाँ दी जाती हैं बहुत इफेक्टिव होती हैं और वो ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है 3 से 5 साल दवा लेने से, और ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये तो एक प्रकार की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर हम देखें किशोरावस्था में मानसिक परेशानियां, बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, पहली बात तो ये मानना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं जिसको हम कहते हैं सिम्टम्स, सिर्फ लक्षण, प्रॉब्लम्स, और एक हो गया जो बीमारी या डिसऑर्डर कैटेगरी में। सिम्टम में क्या हो गया, मन जैसे चिड़चिड़ा हो गया, डर लगना या भूख नहीं लगना या गुस्सा आना या नींद नहीं आना या मूड स्विंग्स होना, तो ये एक एक जो है लक्षण हो सकते हैं जो हो सकता है बीमारी का रूप ले या ना ले। क्योंकि अगर किसी को सिम्टम्स है, लक्षण है, तो उसका मतलब ये ना समझे कि उसको एकदम बीमारी का रूप हो गया। अगर बीमारी की जहाँ तक बात करें तो उसको हम उसको कह सकते हैं कि एक जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर, कहने का मतलब है जहाँ पे बिहेवियर एक बहुत कॉमन है, ADHD अगर सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें एक अटेंशन कम हो जाती है, बच्चा बड़ा चंचल होता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, उधर उधर भागना करता है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इम्पल्सिव हो जाता है। तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम है। मैं ज़रूर यहाँ माता पिता सबको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि बच्चा जानबूझ के ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी बताना चाहूँगा ये बड़ा ट्रीटेबल है, 100% ट्रीटेबल है। अगर आप इसका डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसके बारे में बताएं, तो पूरी तरह से इसकी दवा है, पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट है जो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दूसरी जो रिलेटेड कंडीशन जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कहना नहीं मानना, बात नहीं मानना, ऐसे काम करना जहाँ पे जो आपकी सोसाइटी के अलग हों, फिर बाद में यही जो बच्चे हैं आगे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी या इस तरह के बिहेवियर में आ जाते हैं। तो चोरी करना और ये सब जो बिहेवियर है जिसको कंडक्ट डिसऑर्डर या अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कहते हैं। फिर लर्निंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिसऑर्डर्स, हर प्रकार के, जैसे बच्चों का IQ या इंटेलिजेंस ठीक होती है मगर उनको पढ़ने में दिक्कत होती है या लिखने में दिक्कत होती है या मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है, उसको हम बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर। तो ये भी एक प्रकार की समस्या हो सकती है। फिर तो कई तरह की समस्याओं का जिक्र किया आपने, और अगर इस तरह की समस्याओं के संकेत मिल रहे हैं तो अभिभावक क्या करें, इस पर बातचीत करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसलों की
के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम खास तौर पर किशोरियों से जुड़े हुए स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि खासतौर पर किशोरियों की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव जिस समय उनके जीवन में आता है वो है कि पीरियड शुरू हो जाते हैं और इनसे जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती है। इर्रेगुलर पीरियड्स जो है वो भी एक समस्या होती है इनके लिए। तो इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती है और ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो पीरियड स्टार्ट होते हैं टीनेज में, अब जो पहले जैसे जो एज थी पीरियड्स की, अगर हम बहुत पहले की बात करें तो थोड़ी डिलेड होती थी, 14 to 15 ईयर की एज में होते थे। अब वो अर्ली मिनाक हो गया, जैसे कि हम कहते हैं कि 10 से 12 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। जी जी। तो 10 से 12 साल की जो बच्ची है उसका खुद का वो खुद को इतना अच्छे से नहीं संभाल सकती है, तो इसलिए पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना, उस एज में उनको पहले से ही शिक्षित करना कि ये बदलाव अब शरीर में आएंगे, पीरियड्स होंगे, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। जी जी। और पहले जो शुरुआत के दिन जो होते हैं पीरियड्स के, पहले 1 से 1.5 साल में कुछ अनियमितता हो सकती है, जैसे कि कुछ डिलेड पीरियड होना 3 मंथ्स पे, 4 मंथ्स पे, जो कि नॉर्मल होता है। उसके बाद साइकिल्स रेगुलर हो जाती हैं। पर अगर बाद में भी अगर साइकिल्स रेगुलर नहीं हो रही हैं तो उसके लिए हमें देखना जरूरी होता है कि क्या कारण है। उसके लिए उनको जाके आगे हॉस्पिटल में जाके विजिट करना या किसी से डॉक्टर से दिखाना जरूरी हो सकता है। जी जी। और यहाँ पर डॉक्टर तरनप्रीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीरियड्स शुरू होते ही पीरियड्स हाइजीन को मेंटेन करने से जुड़ी जानकारी होना भी बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन खबरों के मुताबिक हम देखते हैं कि कई बार ऐसी खबरें आती है कि जैसे जम्मू कश्मीर का ही अगर हम उदाहरण ले लें तो ग्रामीण इलाके की जो बच्चियाँ हैं उन्हें नहीं पता होता है कि किस तरह से इस समय हाइजीन को मेंटेन रखना है। वो कपड़ों का इस्तेमाल करती है सैनिटरी नैपकिन्स की जगह पे। तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें जागरूक किया जाए और कितना जरूरी है इस विषय पर उनका जानना। जी मोनालिसा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किशोरियों को पूरी जानकारी दी जाए कि उनको मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के दौरान में क्या करना है। क्योंकि किशोरियों में काफी हिचकिचाहट होती है, उनको शर्म सी महसूस होती है कि दुकान से जाके सैनिटरी नैपकिन खरीदने में, तो इसलिए वो कपड़ा ही इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सैनिटरी नैपकिन ही यूज करें, और उसको भी ये नहीं है कि एक ही लगा दिया तो पूरे 24 घंटे तक, उसको भी हर 6 से 8 घंटे पे आपको बदलना जरूरी होता है। जी। उसके अलावा अगर कोई किशोरी ऐसी भी हैं जो कि सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद रही हैं या कुछ प्रॉब्लम है, वो कपड़ा रख रही हैं, तो अगर आप कपड़ा भी रखते हैं तो वो भी 6 से 8 घंटे में आपको चेंज करना है। और जब चेंज करें तो उसको अच्छे से धो के धूप में सुखाने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। और जब भी आप चेंज करें उसके बाद अपने हाथ अच्छे से धोएं, और साथ में इस चीज का ध्यान रखें कि मतलब आप जो एरिया है वो वाला अच्छे से उसको साफ ही रखें, वो क्लीन ही रहना चाहिए हमेशा। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, उनका सवाल ले लेते हैं। रूपा अग्रवाल जी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रूपा जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हेलो जी रूपा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, मैं एक्चुअली 7 इयर्स की और मैं 40 उम्र की थी तब मेरे ना एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन हो गए थे, और अब 1-2 साल से मेरे ना फेस पे बाल आना शुरू हो गए हैं, 5-6 बाल। जी, अभी आपने अपनी उम्र कितनी बताई है रूपा जी? बाल आने शुरू हो गए हैं। ठीक है रूपा जी, अभी आपने अपनी उम्र कितनी बताई है? 57 इयर्स। अच्छा ठीक है। डॉक्टर राजेश। रूपा जी, आपकी उम्र कितनी है? 57 इयर्स। 57। 57।
57 ईयर है, आपके पीरियड्स अभी बंद हो चुके होंगे? हाँ जी, 40 साल की उम्र में हो गए थे बंद। तो ये जो पोस्ट मीनोपॉजल जो थोड़े सिम्टम्स होते हैं हमारे, इसमें बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इनके कारण कभी कभी चेहरे पे बाल उगना शुरू हो जाता है। तो वो अगर आपको और कोई समस्या नहीं है और अगर आपको लगता है कि ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इनको हटवा सकती हैं और कुछ बेसिक जांचें करानी होती हैं, जो कि एक बार आप आकर अस्पताल में दिखा सकती हैं, और वो जो कि हार्मोन रिलेटेड चेंजेस हैं उनके लिए हम आपका जांच करके देख सकते हैं, अगर आपको और कोई समस्या नहीं है इस वक्त तो। जी जी। डॉक्टर तरनजीत, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि इसको आप अपने पीरियड्स के साथ ही रिलेट मत करिए। हो सकता है आपको कुछ और भी साथ में, जैसे कि वजन बढ़ना या शुगर होना, बीपी बढ़ना, ये वाले सिम्टम्स भी हो रहे हैं, तो ये कुछ अंदर और भी कुछ डिजीज हो सकती है, जिसके लिए आपको पूरी जांच करवाना जरूरी है चेहरे पे बाल आने पे। जी बिल्कुल। तो रूपा जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा यहाँ पर, और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सागर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो किशोरियाँ हैं वो इस समय चूंकि बहुत तरह के बदलाव से गुजर रही होती है, बॉडी इमेज को लेकर हमने देखा है कि वो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, और आजकल का तो दौर ऐसा है कि केवल किशोरियाँ ही नहीं, जो किशोर हैं उनमें भी हम देखते हैं कि बॉडी को लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। कोई उन्हें दुबला कह रहा है तो परेशान हो रहे, मोटे कह रहे हैं तो परेशान हो रहे। तो ऐसे स्थिति में किस तरह का मानसिक दबाव वो झेल रहे होते हैं और क्या किया जाए ऐसे में? देखिए, सही बात है कि आजकल के दौर में ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट समस्या आई है। पहले ये समझा जाता था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ की है, इंटरनेशनल जगह की है, बट ये हमारे देश में भी, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बच्चे जब अब बड़े होते हैं तो वो अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, और यहाँ तक कि ये शब्द बॉडी शेमिंग, जहाँ पे लगता है कि मैं बेकार हूँ, मेरा ठीक नहीं है, मुझे चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो उससे एक डिस्ट्रेस में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं कि ऐसा चेंजेस क्यों आ रहे हैं। इवन एक पिंपल भी आ जाए तो कभी कभी बहुत उससे परेशान हो जाते हैं, और ये उनकी समझ है। कभी कभी वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उससे उनको उसका जो इमोशनल अफेक्ट है बहुत ज़्यादा होता है, लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, वो बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और इस तरह की बॉडी इमेज प्रॉब्लम जो है, जिसको हम कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो उसमें भी रिलेटेड होता है, खासकर लड़कियों में ऐसा होता है, जहाँ पे एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, जो वो भी हमारे देश में अब बढ़ती जा रही हैं। हम अपने क्लिनिक में देखते हैं, जो पहले नहीं देखा करते थे इतनी, क्योंकि लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमें इसके बारे में समझना चाहिए, पेरेंट्स को इसके बारे में समझना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इस सब का इलाज है। आपको लगता है कि बहुत कष्ट में है, परेशानी में है, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, किसी मनोचिकित्सक के पास आप बात करें, उसके बारे में डिस्कस करें। तो क्योंकि जितना आप उसको शेयर करेंगे, अक्सर ये कहा जाता है कि मानसिक परेशानियां जो हैं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं जब आप उसको शेयर करते हो, आप उससे डिस्कस करते हो। तभी जो एक थीम आई थी 2017 में, जो डिप्रेशन लेट्स टॉक, मतलब वी नीड टू टॉक, वी नीड टू शेयर हमें। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि एक प्रोग्राम डीडी किसान पर है। ये बहुत ही गलत धारणा है कि रूरल एरियाज में मानसिक बीमारियां नहीं हो सकती हैं। ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि ये देखा गया है खासकर किशोरों में ये प्रॉब्लम बल्कि शहर से ज़्यादा है, और क्योंकि इतनी इग्नोरेंस है, क्योंकि इतना स्टिग्मा है अटैच्ड, तो ये भ्रम निकाल दें। टेलीविजन घर घर तक पहुंच गया है, वहां पर वो किसी तरह की इमेज देखते हैं, फिर उसी तरह से वो बनने की कोशिश करते हैं, तो तमाम ये जो ग्रंथियां हैं वो इंसान में वो खुलने लग जाती है। तो ये समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। बातचीत करेंगे इस पर आगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। विनय जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी विनय जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। विनय जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप, बताएं। मेरा सवाल है कि मेरे ठंडों में डायरिया की शिकायत हो जाती है। जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, बस फिर से दोहरा दें। कि मुझे ठंडों में डायरिया की शिकायत हो जाती है। ठंड के मौसम में? ठंडों में जी जी, पायरिया की समस्या हो जाती है, ठीक है।
और डॉक्टर राजेश कुछ और पूछना चाहेंगे आप इनसे? आपको मेन समस्या क्या हो रही है अभी? हेलो, आपकी समस्या क्या है इस वक्त पे? हमारे चलिए, हम आपकी आवाज़ नहीं समझ पा रहे हैं विनय जी। और डॉक्टर राजेश बताएं, ठंड के समय में किस तरह की समस्या हो सकती है, अगर ख़ास तौर पे कुछ यहाँ पर आप जिक्र करना चाहें तो? ठंड के समय में देखो, अलग से तो ऐसी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, पर पीरियड्स के टाइम में जो हाइजीन है वो इम्पोर्टेंट होती है। जी जी। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि ठंड के समय में हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो ह्यूमिड होता है अंदर, तो इन्फेक्शन वगैरह के टाइम उस टाइम पे अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखें, सफाई का ध्यान नहीं रखें पीरियड्स के टाइम में, तो इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं उस टाइम पे। जी जी। तो मेन तो वही समस्या है, अपना डेली बात लेना, नहाना धोना, साफ सफाई रखना उस टाइम पे, डाइट का ध्यान रखना, तो मेन यही होता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमारे साथ कॉलर भी जुड़ी थी, हालांकि उनकी उम्र जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसमें वो पेट में बाल आने की बात कर रही थी, लेकिन टीनेजर जो किशोरियां हैं उनके साथ भी हम कई बार देखते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं, साथ ही शरीर के अलग अलग भागों में अनचाहे बाल आने लग जाते हैं। तो ये जो है वो किस तरह का संकेत दे रहा होता है? ये क्या किसी खास बीमारी का संकेत है? क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, जो ये किशोर अवस्था में हम बात करेंगे, जो लड़कियां हैं उनके अनचाहे बाल उगना, जैसे कि चेहरे पे है, छाती पे है, पेट पे बाल उगते हैं, जी जी, ये एक तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ शो करते हैं कि जो नॉर्मल जो हमारी बॉडी में प्यूबर्टी पे जो हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं, कहीं ना कहीं उनका इम्बैलेंस हो रहा है। जी। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कहीं जो बॉडी में है, यूट्रस और जो ओवरीज हैं वो आपकी काम नहीं कर रही। दूसरा कारण है कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते हैं, खान पान की समस्या है, मोटापा बढ़ना है, इनके कारण भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण कि ये अनचाहे बाल हैं, मोटापा आना है और पीरियड्स की इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे कुछ सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है महादेव तिवारी जी ने गोंडा से। इनका कहना है कि इनका बेटा 17 साल का है। पिछले एक हफ्ते से वो अनाप शनाप कुछ भी कहता रहता है और कभी कभी कपड़े उतार कर फेंक देता है। तो जानना चाहते हैं कि ये क्या समस्या है, किस तरह की समस्या है और ऐसे में क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर सागर, आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या वजह है इस तरह के? देखिए, महादेव जी को हम यही कहेंगे कि और बाकी श्रोता जो सुन रहे हैं, ये एक बिहेवियर है जो इम्पोर्टेंट कहा है। ये लड़का है और 17 साल की उम्र का है, जो कपड़े उतार के और अनाप उतारता है और सबके सामने परिवार के और अनाप शनाप कहता है, ये उन्होंने बताया। हालांकि इसके साथ और भी सिम्टम्स होंगे, हालांकि उनका जिक्र नहीं है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे वक्त में इस तरह की प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, हो सकती हैं और उसमें इस तरह का बर्ताव जो है, गुस्सा करना या मारपीट करना, एग्रेशन हो जाना, तो ये एक प्रकार का बिहेवियर है जिसको हम कह सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर या अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। और अगर ये इस तरह का अनाप शनाप भी कह रहा है, हो सकता है बड़ी बातें करता हो सकता है इसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो, क्योंकि इस उम्र में इसकी शुरुआत हो जाती है। और इस तरह का जहाँ पे गुस्सा करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ज़्यादा बोलना और एक तरह के अथॉरिटी की तरह रहना और नई नई चीज़ों का डिमांड करना, कभी कभी गुस्सा करना या कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तो ये सब बिहेवियर हो सकता है। लेकिन इसको मैं बता दूं कि बाकी भी सुन रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, जिसको हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है ये, और बिल्कुल इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। और आप अपने डॉक्टर के, अगर महादेव जी को भी मैं ये कहूँगा कि अपने निकटतम डॉक्टर में या इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी आप चले जाएं, आसपास कोई भी डॉक्टर हैं, आजकल इसका काफ़ी प्रचार होता है कि मानसिक बीमारियों का इलाज जो है इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में भी हो सकता है। कोई भी डॉक्टर है, अगर आपके आसपास कोई साइकेट्रिस्ट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप एक डॉक्टर से मिल लीजिए, फिर वो रेफर कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है तो। और मैं फिर बताना चाहूँगा कि इसका पूरा इलाज संभव है, और ये गलत धारणा है कि इनका इलाज नहीं हो सकता या प्रॉब्लम जो है। तो महादेव जी बिल्कुल निश्चिंत रहे,
चिंता की कोई बात नहीं है। ये समस्या जो है इसका समाधान हो सकता है और उम्मीद करेंगे कि आप इस सलाह पर ज़रूर अमल करेंगे और जल्द से जल्द जो भी नज़दीकी चिकित्सक होंगे उनसे ज़रूर संपर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, कन्हैया लाल प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। ये विकलांग के हो रहा है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना होगा? कभी सर्दी जुकाम तो कभी पेट दर्द तो कभी आंखें में जलन, ऐसा होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जी, डॉक्टर तरनप्रीत, आप सुझाव देना चाहेंगे? जी, क्या आप अपना सवाल दोहराएंगे? ये जो मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दी जुकाम और बाकी जो स्थितियां बनती है, बीमारियां आती है, उसमें क्या करना चाहिए? अक्सर मौसम बदलने से कुछ वायरल इलनेसेस होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। जी, इसमें आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे अगर आपको बुखार है तो जो भी दवाई ले रहे हैं आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लीजिए। और अक्सर कुछ लोग खुद ही एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर देते हैं, किसी को बुखार जुकाम हुआ है तो एंटीबायोटिक भी साथ ही शुरू कर देते हैं, तो ऐसा मत लीजिए। एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर से परामर्श करके ही लीजिए, सीधा केमिस्ट से मत खरीदिए। और बस इसके लिए सिंपल जो आपका सिम्टम्स होते हैं उसी के हिसाब से आपका इलाज किया जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो कन्हैया लाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर राजेश, आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के बारे में बात करना चाहेंगे जो इस समय कई बार किशोरियों में देखी जाती है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको पीसीओडी भी हम कहते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं इसके और क्या होता है पीसीओडी होने का मतलब? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जो होता है, इसमें अगर हम सामान्य जो है जन की भाषा में अगर उनको हम समझाना चाहें तो बेसिकली हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनके कारण जो ओवरीज फंक्शन करती हैं। जी जी, ओवरीज का फंक्शन क्या होता है कि उनमें एक ओवा बनता है जिसके कारण कि आगे की हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से चलती है। वो प्री मैच्योर हो जाता है, यानी कि ओवुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं कि डिलेड पीरियड आना या इरेगुलर पीरियड के साथ साथ उनको हैवी ब्लीडिंग होना या बहुत ही कम ब्लीडिंग होना, साथ में वेट उनका बढ़ जाना है। कुछ लोगों को चेहरे पे बाल की समस्या भी इसके साथ हो जाती है, कुछ लोगों को बाल झड़ने की समस्या होती है। तो इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए ऐसे हम एकदम से ऐसे कहें कि कोई बहुत ही एक बिल्कुल की सटीक उपचार है कि हम आपको ये दवाई देंगे और आपका ठीक हो जाएगा, नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे। हमें थोड़ा अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। साथ में कुछ हम हार्मोनल टेस्ट करा के देखते हैं कि उनमें कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, इसका कोई और कारण तो नहीं पनप रहा है। तो उन सबको लेके ही एक तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे क्योंकि पीसीओडी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें एक टास्क फोर्स भी है आईसीएमआर का, उसमें हम भी जुड़े हुए हैं और इसमें मानसिक समस्याएं बड़ी कॉमन होती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इमोशनल सिम्टम्स, ये सब भी होता है और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और हमारे देश में भी इसके आंकड़े हैं और इसमें परेशान ना हो, जैसे बताया है, इसका अपने संपर्क करें, लाइफस्टाइल चेंजेस या जो भी ट्रीटमेंट है उसको करें। उसके साथ साथ अगर मानसिक प्रॉब्लम्स भी हैं तो उसका भी इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल। तो पीसीओडी के बारे में भी बातचीत जारी रहेगी, साथ ही किशोर वय जो युवक युवतियां हैं उनको और किस तरह की समस्याएं हो सकती है, इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी यहाँ पर। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Fly
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम किशोरियों की स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। परेश पंचाल जी गुजरात से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। परेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। परेश जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें और थोड़ा तेज बोलें। बच्चों पे सबसे ज्यादा असर फिल्मों का होता है। फिल्म इंडस्ट्री जो कॉमर्शियल फिल्में बनती है उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों के काम से पड़ती है। दूसरा मैंने स्वच्छता शरीर के लिए भोजन अति आवश्यक है। तो भोजन में अभी हम तो देखते हैं कि टेलीविजन का उपयोग पकाने के लिए किया जाता है, तो वो उसका भी इफेक्ट बच्चों पे बहुत होता है। अभी तीसरी बात है कि सोशल मीडिया रात भर सोशल मीडिया पे बच्चे लगे रहते हैं। तो ये 3 सवाल है। सोशल मीडिया फिल्म माध्यम अपने कॉमर्शियल मूवी बहुत इफेक्ट करते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर सागर, अगर आप इनका जो सवाल है वो समझ पाए होंगे और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल का इन्होंने जिक्र किया और इसके असर के बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, ये बात सही है कि आज के दौर में जो सोशल मीडिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका जो अफेक्ट है वो सभी पर हो रहा है और ख़ासकर अगर बच्चों की बात करें तो ज़्यादा है इसका अफेक्ट, और जो कि आज से कई वर्ष पहले नहीं था। और उससे उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ा है, उससे उनकी एक्टिविटी भी कम हो गई है, उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है और उसमें उनका एंगर भी होता है और काफ़ी उससे अफेक्ट भी होते हैं। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और लेकिन यही कहेंगे कि देखिए कोई भी हम टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ना करें उसको। और ये भी आज के दौर में, क्योंकि एक तरफ अगर आपके पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते अपने बच्चों को आप यूज़ ना करो, तो या तो आपको भी बंद करना होगा। तो इसको कभी कभी शब्द इस्तेमाल करते हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, जहाँ कहने का मतलब है कुछ वक्त ऐसा बिताएं जहाँ पे सब जो है कोई भी यूज़ ना करे, बातचीत करें, इंटरकनेक्टेड रहें या एक तरह से फिज़िकल एक्टिविटी करें। तो ये सब जो है बातें की जा सकती हैं उससे कम करने के लिए। लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि पेरेंट्स को इस पे ध्यान रखें कि कितना टाइम जो है स्क्रीन टाइम है आजकल, जो है कितना वक्त बच्चा उसमें दे रहा है। और अगर दे रहा है तो लेकिन उस पर नज़र रखना इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, और बाकी जो है उसका खान पान तो कम नहीं हो रहा या बाकी फिज़िकल एक्टिविटी तो कम नहीं हो रही, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। तो ये सब जो चैनल ओपन होना बहुत ज़रूरी है। और यही थेरेपी में यही बताया जाता है जब हमारे पास इस तरह के बच्चे आते हैं तो लेकिन इस पर नज़र रखना ज़रूरी है ऑफ कोर्स। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसको पूरी तरह से अवॉइड भी नहीं कर सकते आज के टाइम में। डॉक्टर तरनप्रीत, आप ग्रामीण इलाकों में किस तरह का असर देख रही हैं बढ़ते सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल से इन किशोरियों में? देखिए, मोबाइल जो है अब वो ऐसा है कि हर कोने कोने में है। किशोरी क्या ग्रामीण और क्या सिटीज वाले इलाकों में, पर ग्रामीण इलाकों में ये देखा जा रहा है उसका जो प्रभाव ये हुआ है कि बच्चों में या इनमें युवाओं में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। जी जी। तो पहले ज्यादा कुछ काम करते थे, खेलते थे, सब था, वो सब चीजें कम होती जा रही हैं। उस वजह से उनमें बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स बनने लगी हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों में या ये युवाओं में ही 10 से 19 वर्ष के बच्चों में मोटापा ज्यादा आ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है और इवन ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी कुछ बच्चों में हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में अगर हम और बात करें तो सोशल जो प्रॉब्लम्स थी वो भी है ही हैं। उनको भी लगता है कि हम जो वो टीवी में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं किसी के जैसा बनना चाहते हैं, जी, तो उस वजह से हमें काफी मेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बिल्कुल, तो ये समस्याएं केवल शहर ही नहीं बल्कि गांव तक भी पहुंचती जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को लेते हैं। ईमेल के जरिए बहुत सारे सवाल आए हैं हमारे दर्शकों के। अंजुम खातून जी ने सवाल भेजा है। उनका कहना है कि उनकी बेटी 10 साल की उम्र में परिपक्व हो गई, उनसे नियमित रूप से मासिक होता है, लेकिन अक्टूबर 2022 में 15 दिनों तक ओवर ब्लीडिंग हुई है।
गायनेकोलॉजिस्ट से भी परामर्श किया है। स्कैन और फिजिकल चेकअप के बाद कोई समस्या नहीं निकली है, केवल 5 दिनों के लिए टैबलेट का सुझाव दिया गया है। तो डॉक्टर राजेश, ऐसे में आप उन्हें कोई खास सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, इस जो 10 साल में इनके पीरियड स्टार्ट हो गए वो नॉर्मल है, और जो इनको अक्टूबर में हैवी ब्लीडिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो प्यूबर्टी मेनोरेजिया जिसे कहते हैं, जो कि इस समय पहले 1 से 1.5 साल में हैवी ब्लीडिंग होना या इरेगुलर ब्लीडिंग होना हो सकता है। पर अगर वो दवाइयों से उनको जो कह रही हैं कि 5 दिन की दवाई दी, उसके साथ वो ठीक हो गई हैं और उनके जो चेकअप हुए वो नॉर्मल है, तो इसमें उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे 6 महीने तक वो देखें कि उनके पीरियड कैसे आ रहे हैं, रेगुलर है इरेगुलर है, उसका एक हिसाब रखें, और खून की कुछ जांचें भी करा लें जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो रहा है या खून का थक्का जमने की कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम इग्नोर कर देते हैं कि ये प्यूबर्टी मेनोरेजिया है, ये तो हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है और वो कारण कोई और पनप रहा होता है। तो इसके लिए सलाह लेना बहुत जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। सत्यनारायण जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सत्यनारायण जी, स्वागत है आपका। जी, पूछिए अपना सवाल। सत्यनारायण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ते अगला ईमेल लेते हैं। और भिवानी से हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा। उनका कहना है कि उनकी बेटी जन्म लेने के बाद रोई नहीं, अभी 10 साल की है और बहुत कम बोलती है। इसके अलावा बाकी सारा व्यवहार सामान्य बच्चों की तरह ही करती है। तो ऐसे में डॉक्टर सागर, आप क्या कहना चाहेंगे इन्हें? जैसे बताया कि अभी कम बोल रही है, तो अक्सर ये बताना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए डॉक्टर राजेश यहाँ पर हैं कि काफ़ी जो ब्रेन डेवलपमेंट है ये बहुत इससे संबंधित होता है, क्योंकि हमारा जो एक बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर है जो मानसिक बीमारियों का, इवन न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है, वो ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी किस प्रकार से रही है और आपकी डिलीवरी कैसे हुई है आपकी, और इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और डिलीवरी के वक्त, जैसे पुराने वक्त में तो होम डिलीवरी होती है, आज के टाइम में भी कुछ जगह पे होता है, तो मतलब ये है कि उस पर, क्योंकि अगर आपने नहीं किया, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो क्राई है अगर डिले हो जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सफिक्सिया, उससे क्या जो ब्रेन में ऑक्सीजनेशन जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, उसकी वजह से आने वाले वक्त में उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। कभी कभी जो माइलस्टोन्स है वो डिलेड हो जाते हैं, बिहेवियर की प्रॉब्लम हो जाती है, इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो कम हो जाती है, इवन बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हम जब कभी भी ऐसे बच्चों को अपनी क्लिनिक में देखते हैं, तो हम हमेशा उनकी हिस्ट्री जब लेते हैं, तो बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंट हिस्ट्री हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अक्सर ये देखा गया ऐसे बच्चे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है बचपन में, जिनकी डिलीवरी के वक्त या डिलीवरी के टाइम पे, या उसकी क्राई अगर डिलेड है या उसके माइलस्टोन डिले है, तो ऐसे में ऐसे बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट काफ़ी बच्चों को इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये बताना, मैसेज ये देना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जो न्यूट्रिशन है, ये सारे प्रिवेंटिव कॉजेज हैं, ये सबको हम, ये बीमारियों, मानसिक को, ब्रेन की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर डिलीवरी के वक्त, प्रेगनेंसी के वक्त हम मदर का पूरा ध्यान दें, न्यूट्रिशन का ध्यान दें, और डिलीवरी के वक्त पूरा उनका ध्यान दिया जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि पीसीओडी के बारे में हमारी बातचीत चल रही थी, जानना चाहेंगे इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और बचाव का भी क्या कोई तरीका होता है? पीसीओडी के शुरुआती लक्षण जो हैं, जो कि मोस्ट कॉमन हमारे जो पेशेंट्स आते हैं या बच्चियां आती हैं, मोस्ट कॉमनली वो आती हैं कि इरेगुलर साइकिल्स हो गई हैं उनकी, या उनको डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं, या डिक्रीज फ्लो हो रहा है, उसके साथ साथ वजन बढ़ना उनका, और कुछ बच्चे आते हैं जैसे कि चेहरे पे मेरे बाल उग गए हैं, तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पीसीओएस कह दिया, बल्कि जबकि उसकी साइकिल्स रेगुलर होती हैं। कुछ बच्चे आते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं, तो ये सारे पीसीओएस के साथ के लक्षण हैं, जो कि हमारे हार्मोनल चेंजेस जो है बॉडी में उसके कारण ही होते हैं। तो इसके लिए मेन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी हैबिट अपनी चेंज करना, एक्सरसाइज करना हमारे, और थोड़ा सा अपने साइकिल्स का
देखना, ध्यान रखना कि कितना होता है, क्योंकि कुछ लोगों की साइकिल ही 30 to 45 डेज की होती है, तो उनको पर साइकोलॉजिकली होता है कि नहीं मेरे तो डिलेड हो रहे हैं, तो उनकी साइकिल नहीं ऐसी हो सकती है। पर अगर साथ में ये सारे लक्षण हैं तो उनको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना और अपने पूरा चेकअप करवाना, और आगे जैसे मैंने समझाया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी हैबिट चेंजेस करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है इस समय पे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर तरनप्रीत, चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर अनीमिया जैसी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है किशोरियों में, और जाहिर तौर पर ऐसे में जो खान पान है उसका रोल बढ़ जाता है। आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, अनीमिया का जो एक स्टडी भी हुआ था, अनीमिया इन किशोरियों में 56% में पाया जाता है, यानी कि 56% किशोरियों में अनीमिया पाया जाता है। उसके तहत इनफैक्ट हमारे देश में अनीमिया मुक्त भारत का भी एक प्रोग्राम चल रहा है, जिससे लड़कियों में आयरन और फोलिक एसिड के टेबलेट्स दी जाती हैं स्कूल्स में, उनको आंगनवाड़ी जैसे ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं वो देती हैं ऐसे। और चीज एक चीज बोलूँ कि ऐसे भी जरूरी है इस समय, जैसे न्यूट्रिशन की हमने पहले भी बात की कि डाइट की, और ये 2023 जो था ये हमारा ईयर ऑफ मिलेट्स भी रहा हुआ है। मिलेट्स जैसे हम रागी, बाजरा, ज्वार, sorghum, जो कि हमारे देश में पहले से ही काफी यूज होता था, बट अब बंद हो चुका है, बहुत कम हो गया उसका उपयोग बढ़ाने से, क्योंकि उनमें भी आयरन और कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। जी हाँ, तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर तरनप्रीत, आप हमारे साथ लगातार जुड़ी रही, बहुत अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सागर, आपसे जल्द जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत तरह की सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है? कुछ खास बातें अगर आप बताना चाहेंगे संक्षेप में। देखिए, बहुत सरकार की तरफ से जो बहुत प्रोग्राम्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बताना चाहेंगे कि एक तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जो कि हमारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में है, 700+ डिस्ट्रिक्ट में है। आप अपने इलाके में जहाँ पे भी हैं आप संपर्क कर सकते हैं, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या PHC में है, वहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य जो है, अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी इसका उपचार है। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस यूज़ का भी उसमें कॉम्पोनेंट है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए और ज़रूरत पड़े तो इनसे ज़रूर जुड़ें। आगे बढ़ते हैं। और सरकार की तरफ से जैसे कई प्रयास किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे हैं, खासतौर पे पोषण को लेकर। डॉक्टर राजेश, जैसे कि हमने पोषण की काफ़ी बात की है, मोटा अनाज भी है जो काफ़ी ज़्यादा पोषण देता है, तो उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बच्चों को लगता है कि ज्वार, बाजरा, चना ये सब टेस्टलेस फूड है। जी जी, तो घर में पहले हमें खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे उसको, क्योंकि आजकल के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट उसमें चलते हैं। उनको हर चीज़ में टेस्ट चाहिए, उनको हर चीज़ में फैंसी हो चाहिए, तो उसको हम उसमें उन जो फूड ये बल्कि आजकल तो ये जो मोटे अनाज है उसके बहुत तरह के स्नैक्स भी आने लगे हैं, तो इसीलिए उनके स्वाद को ध्यान में रखते हुए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों में इसका उपयोग, बच्चों में क्या, हमें खुद के लिए, सबके लिए ये काफी बेहतर है। जी, डॉक्टर राजेश कुमारी और साथ ही डॉक्टर राजेश सागर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम जानकारियां आप दोनों ने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर इन जानकारियों से लाभान्वित हुए होंगे। इस बीच हमारे दर्शकों के बहुत सारे मेल हमें आते रहते हैं, जैसे कि बस्ती उत्तर प्रदेश से भगवान दीप जी ने पूछा है कि उनकी रीढ़ की हड्डी और पसलियों में काफ़ी दर्द रहता है, क्या करें। तो वहीं जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रियंका सिंघई जी लिखती हैं कि उनकी डिलीवरी को 6 महीने हुए हैं और उनके हाथ की दोनों कलाइयों में अचानक से दर्द की समस्या पैदा हो गई है, क्या उन्हें चिकित्सीय परामर्श करना चाहिए। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इन्हें लेकर बहुत जल्द हम अपने विशेषज्ञों के सामने हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इस बीच आप अपने सवाल हमें लिख सकते हैं, आप हमें मेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। और इसी के साथ आज के लिए स्वस्थ किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।